नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ये है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश के नब्ज। हम अपनी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाते हैं जो एक तरह से आपका ईवीएम है। जैसे ही आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पर सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है, जिसमें आपको अपना सवाल और जवाब चुन करके उसे सबमिट करना होता है और आपका वोट दर्ज हो जाता है। तो मोबाइल निकालिए और देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार। और मूड मीटर में आज का एजेंडा है राहुल गांधी की कास्ट पॉलिटिक्स। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने आज अपनी ही पार्टी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्या, समझिए आरोप पत्र है। आनंद शर्मा का कहना है कि राहुल जात पात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ है। आनंद शर्मा ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ रही, लेकिन आज राहुल हर मंच पर जाति जनगणना की बात करते हैं। आज कांग्रेस कहती है कि गिने नहीं जाओगे तो सुने नहीं जाओगे। आनंद शर्मा के मुताबिक ये देश को बांटने वाली राजनीति है। आनंद शर्मा की चिट्ठी से कई और सवाल उठ खड़े हुए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल की कास्ट पॉलिटिक्स और मोदी के पलटवार की कुछ झलक देखिए। हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसीज की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। पहला काम जाति जनगणना। इससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पता लग जाएगा कि इस देश में पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो राहुल गांधी के भाषणों में जातीय आग्रह इतना ज्यादा दिखता है कि वो हर चीज को जैसे जाति के चश्मे से ही देखना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों एक सभा में किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो जवाब में राहुल ने उसकी और उसके कंपनी के मालिक की जाति पूछने लग गए। कांग्रेस कार्यकर्ता उस पत्रकार के साथ हाथापाई पर उतर आए थे। सवाल यह है कि जिस जात पात की राजनीति से देश की सियासत आगे निकलती दिखाई दे रही थी, क्या राहुल गांधी फिर से उसे पीछे उसी दौर में खींच रहे हैं? क्या राहुल गांधी विकास के मुद्दे पर मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने जाति वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया? या ये कहें कि राहुल गांधी को बीजेपी के हिंदुत्व की काट जाति में दिखाई दे रही है, इसलिए वो बार बार जाति करते हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं और इन्हीं से जुड़े हुए आज के सवाल भी हैं जिस पर कि आपको आज देश का मूड मीटर घुमाना है। एक बार उन सवालों का रुख करते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिस पर कि आपको वोट करना है। तो सवाल नंबर 1 ये है कि क्या कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है? और आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बिल्कुल समाज को बांटने में लगी हुई है कांग्रेस। बी, नहीं जातिगत जनगणना सही है। और ऑप्शन सी है कि ये कांग्रेस का चुनावी स्टंट है।
आप क्या सोचते हैं? फटाफट वोट करना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, क्या आनंद शर्मा की चिट्ठी सीधे राहुल की नीति और नेतृत्व को चुनौती है या सवाल है उस पर? ऑप्शन ए है हां, राहुल का नेतृत्व कमजोर है। ऑप्शन बी, बड़े नेता कांग्रेस से दरकिनार कर दिए गए हैं इसलिए इस तरह की बातें आ रही है। और ऑप्शन सी, आनंद शर्मा भड़ास निकाल रहे हैं। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है? राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन है, विकास पर मोदी को चैलेंज करना मुश्किल है इसलिए कास्ट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी है, राहुल को देश के मुद्दों की समझ नहीं है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऑप्शन सी है कि हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी इसलिए वो कास्ट की बार बार बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, कांग्रेस का जाति कार्ड इस चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? और ऑप्शन है, कांग्रेस का वोट इससे बढ़ेगा। ऑप्शन बी है, कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। और ऑप्शन सी है कि इसका कोई असर चुनाव पे नहीं होगा। अब आइए आखिरी और पांचवा सवाल, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, राहुल का यह बयान कितना सही है? ऑप्शन ए है, लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं। ऑप्शन बी है, आरोपों से अपनी नाकामी छिपा रहे। और ऑप्शन सी है, पहले कांग्रेस के अंदर का लोकतंत्र देखें राहुल गांधी, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए, तो ये 5 सवाल हैं जिसको कि आपको जिसका जवाब देना है और जैसे जैसे आप जवाब देते रहेंगे उसी तरीके से देश का मूड मीटर घूमता रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे कि आपके जवाबों के हिसाब से रुझान क्या है और हम आपको दिखाएंगे आखिर में कि आपका जो फाइनल आंसर है, एक तरीके से जो फाइनल वोटिंग हुई है, वो नतीजों के रूप में किस तरीके से सामने आती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट वोट देना शुरू करिए और मूड मीटर घुमाना शुरू करिए। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और शुभ्रास्ता भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनका रुख करेंगे। सबसे पहले तहसीन के पास चलते हैं। तहसीन, ये कहां तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आज जो आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी है उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पार्टी के उसूलों के साथ ही न्याय नहीं कर रहे। राहुल गांधी जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं उनके विचारधारा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। रंजीत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। पहली बार मैं आपके साथ शो कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आप जानते हो मैं बहुत डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता हूँ। मैंने आनंद शर्मा जी की चिट्ठी पढ़ी और मैं जेन्युइनली, कोई और लीडर होते मैं उस चिट्ठी को बहुत तवज्जो देता। आनंद शर्मा को ना ही मैं तवज्जो देता ना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद वो 2 मास लीडर्स है, मैं sarcastically कह रहा हूँ, मास लीडर्स जो अपना लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। गुलाम नबी आजाद जीते महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की वेव थी, जैसे भाजपा की वेव थी 2014-19 में, अधिकतर लोग जो जीत के उनका कोई वो मोदी जी के नाम पर, तब गुलाम नबी जीते। और यही आनंद शर्मा कोई मास लीडर नहीं है इसलिए उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन आनंद शर्मा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। मैंने जब मिलिंद देओरा ने बात की, मैंने कहा उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बहुत बैलेंस्ड हूं, लेकिन आनंद शर्मा को कांग्रेस ने जेन्युइनली क्या नहीं दिया? वो प्रवक्ता थे, उनको राज्यसभा दिया, सारी जिंदगी वीरभद्र सिंह से वो लड़ाई की। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि पार्टी ने आनंद शर्मा को क्या दिया और आनंद शर्मा ने पार्टी को क्या दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि जो आनंद शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल गैर वाजिब हैं? क्या आपको लगता है कि जाति की सियासत, जात पात की सियासत, जिससे कि ये देश बहुत आगे निकल चुका था, एक बार फिर से राहुल गांधी उसको पीछे की तरफ नहीं खींच रहे? मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। हाँ, आनंद शर्मा जी को अगर ये सारे मुद्दे उठाने थे, जब वे कांग्रेस में कैबिनेट में बैठते थे, जब उनको ये दिक्कत थी राहुल गांधी जी से, तब उठाते। राहुल, आप उनके पहले के बयान निकाल दीजिए, किस तरह से तारीफों के फूल बांध रहे राहुल गांधी जी के। और जब कांग्रेस आज एक कठिन स्थिति से जा रही है, देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, मिलिंद देओरा ने अगर कभी क्रिटिसाइज किया, आगे चलते अगर कभी सचिन पायलट ने किया, मैं उस चीज को बहुत गंभीरता से लूंगा। लेकिन आनंद शर्मा जैसे लोग, आनंद शर्मा जी जैसे लोग, जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया है और वो एक म्युनिसिपल चुनाव नहीं जीत सकते, सारी जिंदगी वीरभद्र सिंह से लड़ाई की। लेकिन छोड़िए आनंद शर्मा की बात को 1 मिनट के लिए छोड़िए। मैं कह रहा हूं तहसीन, मैं कह रहा हूं कि आनंद शर्मा को 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आनंद शर्मा ने क्या कहा।
क्या आप इंदिरा गांधी ने जो कहा था उसको भी भूल जाना चाहेंगे? क्या जो राजीव गांधी ने कहा, क्या आप उसको भी भूल जाना चाहेंगे? एक समय था 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कहा, जिसका जिक्र किया है आनंद शर्मा ने, कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगा हाथ पर। और फिर 1990 में जो पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने कहा कि किस तरीके से देश को बांटने वाली सियासत हो रही है जाति के नाम पर, और इसका विरोध करेगी कांग्रेस, हमेशा इसके विरोध में रही। क्या राजीव और इंदिरा की लेगेसी, उनकी विरासत, उनकी राजनीतिक विरासत और उसकी सोच को, विचारधारा को भुला चुकी है पार्टी? मैं इसको टर्न कर देता हूं। मैं कहता हूं कांग्रेस बुरी, राहुल गांधी बुरा, अखिलेश यादव जी बुरे, काका भाई बुरे, हम सब खराब। हाँ। एक बार गुरु प्रकाश जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो एक बार आपकी शो पे सिर्फ बता दे, एक बार, कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है। एक बार बता दे, यहीं पर डिबेट सपा। मैं मनोज भाई को मैं जब उनके पास जाऊंगा तो उनसे सवाल लूंगा ना। आप अपने सवालों से क्यों, आपके सामने जो सवाल है उससे क्यों भाग रहे हैं तहसीन? आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी गलत थी? क्या राजीव गांधी की विचारधारा गलत थी? क्या जो इंदिरा गांधी कह रही थी वो गलत? मोदी, अच्छा मैं उसका जवाब देता हूं। मैं कहता हूं, क्या मोदी जी की विचारधारा गलत है कि वो कास्ट सेंसस के पक्ष में? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? और अगर राजीव गांधी की सही थी, रंजीत भाई, अगर राजीव गांधी की सही थी, तो आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ते, आप कह दीजिए मोदी जी की मंशा गलत है, कह दीजिए। मैं कहने को तैयार हूं राहुल गांधी की गलत है, आप कह दीजिए एक बार मोदी जी की गलत है। मुझे क्यों कहना? ये मुझे नहीं कहना ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत, उनकी विचारधारा क्या गलत थी जाति को लेकर के? क्या इस देश में जातीय राजनीति को लेकर वो गलत सोचते थे कि जात पात की राजनीति होनी चाहिए? गलत है। अगर राजीव जी की सही थी तो मोदी जी की गलत है, आप इसको कह दीजिए, मैं मानने को तैयार हूं। आप राजीव और मोदी, मैं सवाल हो रहा है कि अभी जो सवाल है कि राजीव और इंदिरा की विचारधारा वर्सेज राहुल की सियासत की बात हो रही है ना। मोदी की सियासत, उसके बरक्स क्या है, वो उस पर भी अभी हम बात करेंगे। गुरु प्रकाश जी के पास जाएंगे तो हम उनसे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप इन सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, जो मुंह बाए खड़े हैं, जो बड़ा बड़ा मुंह बनाकर खड़े हैं कि भाई हमें पहले हल करो, हमारा तो जवाब दो पहले। कि जो अगर दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कास्ट सेंसस का, इस पर वो खड़ी होगी। भाजपा में हिम्मत है तो कह दे कि उसके खिलाफ है, मैं चैलेंज करता हूं। नो इफ नो बट। ठीक है, मैं आपके पास फिर से दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों के जवाब में, जरा एक बार लोगों का भी रुख करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये पूरा कार्यक्रम जो है लोगों की राय के हिसाब से ही चलता है। और लोगों की राय क्या है जरा दिखाइए। 15,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है अभी तक, और 15,000 से ज्यादा लोगों ने जो वोट किया उसमें पहला सवाल उस पर क्या कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है? जो आरोप आनंद शर्मा ने लगाए हैं उस पर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। इस पे क्या रुझान बता रहे हैं? 87% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल समाज को बांटना चाहती है कांग्रेस, और सिर्फ 1.5% लोग हैं जो ये मानते हैं कि जाति जनगणना सही है। बाकी आप देखिए, कांग्रेस का चुनावी स्टंट है ऐसा मानने वाले लोग करीब 11.5% हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए तहसीन कि लोग क्या सोच रहे हैं। जो आनंद शर्मा कह रहे हैं कमोबेश उसी लाइन पर इस देश की जनता भी, उसमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं। वो मानते हैं, 87% लोग मानते हैं कि ये देश को और समाज को बांटने वाली सियासत है। तहसीन, मैं बिल्कुल, जो आपके लोग हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनके ओपिनियन को के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। मैं मानता हूं ये जमहूरियत में उनकी अधिकार है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस कास्ट सेंसस पे खड़ी है, एसपी खड़ी है, इंडिया अलायंस खड़ी है। अगर हिम्मत है तो भाजपा कह दे कि कांग्रेस इस चीज पे गलत है, मैं मान लूंगा, मैं दोबारा से सर झुकाऊंगा। आपके सामने ही है गुरु प्रकाश, तो बीजेपी कह दे। हाँ, तो एक बार पूछ लेते हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गुरु प्रकाश जी बताइए। देखिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल का दिन बड़ा विशेष था, कल 20 मार्च था, और कल देश ने समता दिवस बनाया था। इसके पीछे कारण यह है कि 20 मार्च का ही वो दिन था जब बाबा साहेब अंबेडकर ने यह सत्याग्रह किया था, यह आंदोलन किया था कि सभी जाति के लोग एक ही जल के स्रोत से पानी पिए। और आज का दिन है, आज 21 मार्च 2024 है। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस वार्ता हो रही थी
कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं और लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, एक बहुत ही विभत्स, एक बहुत ही घृणित करने वाला हम लोगों ने वीडियो देखा। दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्यास लगी थी, उस प्रेस वार्ता में, लाइव प्रेस वार्ता में उनको पानी पीना था। लेकिन कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता को देखिए आप, कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता की पराकाष्ठा देखिए आप। एक दलित समाज से आने वाला कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाए, एक गिलास पानी पीना था, पहले सोनिया गांधी जी से पूछा, फिर राहुल गांधी जी से पूछा, दोनों को प्यास नहीं लगी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को पानी पीना पड़ा। दुर्भाग्य देखिए आप, कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता देखिए आप, और ये देखिए इतिहास है, देखिए ये इतिहास है। नहीं, ये उसको छोड़िए, आप सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि जाति जनगणना के सवाल पर आपकी राय क्या है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं देखिए, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप आप इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी के नहीं, आप हो सकता है कि ओवर रीड कर रहे हैं, हो सकता है, उस पर मैं नहीं आऊंगा। मैं सीधा सवाल है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जातिगत जनगणना के सवाल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या स्टैंड है, उसको क्लियर करिए ना। मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। थोड़ा मुझे बिना हस्तक्षेप के उत्तर देने का अवसर देंगे, जिस प्रकार तहसीन पूनावाला दे रहे थे, तो मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा सर। देखिए, जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में भेदभाव है, समाज में अन्याय है। हम तो चाहते हैं कि समाज में न्याय स्थापित हो, लेकिन देखिए, एक बात को हमें समझने की आवश्यकता है। देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब बैठी है? मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला जी से। आज देश के प्रधानमंत्री को 100 से ज्यादा बार गालियों का सामना क्यों करना पड़ा है? क्योंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि उनका जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। देखिए, मानसिकता यही है। जब भी कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो जाति के नाम पे समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, जाति के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास मौका था। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत होता 1956 में, उनको भारत रत्न मिलता है 40 सालों बाद उनके मौत के। क्यों? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के दलित समाज, पिछड़े समाज को कैसे ट्रीट किया है, समाज को जानना आवश्यक है। कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता, ठीक है, लेकिन आप जाति जनगणना के सवाल पे अभी भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु प्रकाश, जाति जनगणना के सवाल पर अभी भी आपका कोई जवाब नहीं आया है। मैं मनोज काका का एक बार रुख करता हूं। मनोज काका से इस सवाल को लेकर चलते हैं कि भाई, आप तो, मनोज काका, आपकी पार्टी तो एक तरीके से जातीय राजनीति की चैंपियन रही है और हमेशा से आप जातीय राजनीति ही करते रहे हैं। क्या जातीय राजनीति विकास की राजनीति के खिलाफ नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये जातीय राजनीति वो लोग करते हैं जो कि विकास की राजनीति पे अपने को जनता के सामने पेश नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते? नहीं, आपका सवाल ठीक है। थोड़ा सा अगर उसको व्यापक करते आप, तो हम जाति राजनीति के चैंपियन नहीं रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी विकासात्मक राजनीति के भी चैंपियन रहे हैं। एक जो बात है ना कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। आपने कई बार सवाल पूछा, गुरु प्रकाश मेरे भाई हैं, और मैं समझता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था जो मनुवादियों की है, जो संघियों की है, उसमें जाति का क्या मर्म है, और जाति का दंश हजारों साल से वो लोग जरूर झेलते आए हैं, जिनको चारपाई पे नहीं बैठने दिया गया, जिनको राष्ट्रपति रहते हुए भी इसी देश में एक मंदिर में घुसने से रोक दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के ही पहले सदस्य थे। मैं समझता हूं कि उसकी पीड़ा को तो जातिगत जनगणना के साथ समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता इसलिए खड़े हैं कि चूंकि पूरी दुनिया में जब कोई वंचित तबके का आप आकलन नहीं करेंगे, उसकी संख्या नहीं जान लेंगे, तब तक उसके सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधन चाहिए, इसको कैसे आप पता करेंगे? इसलिए जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक नहीं है, बल्कि इस भारत के 140 करोड़ लोगों में जो संविधान के प्रस्तावना में बात कही गई है कि सबके में समता, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हो, उसलिए जरूरी। शुभराज था इसी सवाल को लेकर, इस सवाल जो जवाब मनोज काका का है, वही आपके लिए सवाल भी है
कि सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई अगर किसी की मदद करने की जरूरत है, तो अगर कोई पात्र, एक मिनट रुक जाइए, अगर किसी को सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से मदद की दरकार है और वो योग्य है, उस शर्तें पूरी करता है, तो उसकी मदद करने के लिए उसकी जाति जानना क्यों जरूरी? क्यों जरूरी है किसी आदमी की मदद करने से पहले पूछना कि तुम्हारी जाति क्यों है? अगर वो बाकी सारी पात्रता पूरी करता है, सारी शर्तें पूरी करता है, वो गरीब है, वो पिछड़ा है या वो वंचित है, तो उसकी मदद करने के पहले उसकी जाति जानना ये क्यों जरूरी है? रंजीत जी, मैं दो टूक बोलूंगी। उसकी जाति जानना राजनीति के नहीं लिए मिल रहा है ना, जाति जानना जरूरी बात नहीं है, उसको अवसर ही नहीं मिल रहा है ना। अरे तो अवसर देने के लिए आपको किसने रोका? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, नहीं तो आपकी सरकार थी जब। जानते हैं कितनी विषमता है इस देश में? बिल्कुल विषमता है। कौन इससे इनकार कर रहा है और कौन इस बात को नहीं कहेगा कि हाँ जो लोग पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको उनको मदद मिलनी चाहिए? इससे कोई इनकार नहीं है। सवाल ये है कि आप उनकी संख्या गिन के आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अगर आपको पता भी लग जाए, मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, एक मिनट। अगर आपके पास 100 पद हैं किसी चीज के लिए और इस देश में 3000 जातियां हैं और सारी जातियां कहे कि नहीं इसमें हमारा प्रतिनिधित्व जरूरी है, अगर मेरी जाति का अगर प्रतिनिधित्व, अगर मान लिया अगर हम 0.5% है, आप क्या करेंगे? उस पद के 4 टुकड़े कर देंगे सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए? भाई आप कह देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो सब 3000 लोग, अगर 100 पद को 3000 लोगों में बांटना है, 3000 जातियों में बांटना है, कैसे बांट देंगे मनोज काका? इसको नहीं झेले हो ना, कैसे बांट देंगे? इसको नहीं झेले हो तो आप नहीं जान सकते। भाई ये कह देना आसान है, ये कह देना आसान है, ये कह देना आसान है मनोज काका कि आपने जाति का दंश नहीं झेला इसलिए नहीं समझेंगे। आपको ये बात आपकी और आपके कम से कम आपकी जुबान से बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के जो बड़े पुरोधा रहे हैं, वो लोहिया से लेकर और जनेश्वर मिश्रा तक, वो उन जातियों में से नहीं थे, उन जातियों में से नहीं थे जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने समाजवाद की और समानता की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ना। आप ऐसे जाति के आधार पर मत करिए। मैं सच कह रहा हूं तो इतना डर गए कि मेरी बात ही नहीं अरे सुनने दे रहे। डरने वाली, मैंने तो आपको आईना दिखाया, कि आपकी पार्टी के बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा कौन थे? क्या जनेश्वर मिश्रा से भी आप पूछेंगे कि आपकी जाति क्या थी? आप कहेंगे क्या की? जनेश्वर मिश्रा आदर्श थे ना? तो आपके पास जब कोई तर्क नहीं होगा, तो सामने वाले की जाति आप पूछने लग जाएंगे। जनगणना चाहते थे, आपको नॉलेज भी है, कैसे पत्रकार आप लोग हो जाते हो यार? कमाल, कुछ भी नहीं जानते, कैसे लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं यही तो पूछना चाहता। अभी आपने मुझसे क्या कहा? आपने कहा कि आप नहीं समझेंगे भाई, देश में जो वंचित तबका है उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक मिले। तो उसके लिए जेपी से लेकर के डॉक्टर लोहिया से लेकर के अच्छा, नेताजी बीपी मंडल सब चाहते थे। आप जैसे लोग हैं जो अपने शीर्षस्थ स्थान को बचाए और बनाए रखना चाहते हैं, जो जानते हैं कि उनके शोषण की तस्वीर जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? फिर क्यों नहीं जातीय जनगणना? सब लोग अगर चाहते थे, अगर लोहिया से लेकर और जनेश्वर मिश्रा तक सब लोग चाहते थे, तो आपकी सरकार थी तो आपने भी सर्वे करा लिया होता नीतीश कुमार की तरह। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। उस समय आपको इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना करने का जो हक है, जो लॉ है, वो सेंटर का होता है। स्टेट गवर्नमेंट सर्वे, अरे बिहार में सर्वे हुआ ना। मैंने जनगणना की बात ही नहीं की, मैंने तो कहा कि जातीय सर्वे आप करा लेते। राज्य तो अपने स्तर पर जातीय सर्वे तो करा ही सकता है ना। डेटा उजागर बिहार ने जातीय सर्वे कराया ना। ठीक है शुभरास्ता, आप जरा जवाब दीजिए। महीने में होगा और हाँ। इस पूरे पैनल, ये पैनल है ना रंजीत जी, इस पैनल में एकमात्र महिला मैं ही हूँ। इस हिसाब से मुझे भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना इन लोगों को मिला। मनोज काका लगातार बोल रहे हैं, इसी बात पर टिकिए। हमारे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो मुझे उतना मौका मिलना चाहिए जितना बाकी 4 लोगों को मिला है यहाँ पर बोलने का। ठीक बात है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने मुझसे पूछा कि ये क्यों जरूरी है? ये राजनीति के लिए जरूरी है। देखिए, बाबा साहेब के निरीक्षण में जब संविधान सभा का गठन हुआ और उनके रहते रहते जब संविधान बना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई।
और ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत ऐसे बहुत सारे कानून लाए गए, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए गए जिसके तहत हम लोगों ने अफर्मेटिव एक्शन करने की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाया और बहुत हद तक सफलता मिली। मैं पूछना चाहती हूँ, तो सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं यहाँ पे, आखिर पॉलिटिशियन से इतनी क्या गलती हुई कि आज तक सामाजिक स्तर पे आप बदलाव नहीं ला पाए? आज 70 वर्षों के बाद भी अगर हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हमारे साथ हिस्ट्री में अन्याय हुआ था, तो हमने डेमोक्रेसी का क्या हम डेमोक्रेसी के नाम पे झाल बजा रहे थे इतने दिनों? ये सवाल है जो सवाल तीखे हैं और सवाल सुने जाने चाहिए और इसका जवाब मुझे चाहिए। समाजवादी पार्टी आज बोल रही है ये बात, कांग्रेस बोलती है ये बात, आप बिहार में चलिए तो यहाँ पर आपको आरजेडी यही बात बोलती है, जेडीयू की यही भाषा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इनके रहते रहते ऐसे कानून क्यों नहीं पास हुए जहां पे जातिगत जनगणना की गई और उसके उनके पूरे आरक्षण की जो डेटा था वो पब्लिक क्यों नहीं किया गया अभी तक? आज 2024 में हमें इस पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ रंजीत जी कि जिन लोगों ने जल्दी अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं और उनकी बात भी आनी है इस कार्यक्रम में। जी रंजीत जी, जिन दलित नेताओं ने या जिन पिछड़े वर्ग समाज के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने संवैधानिक पद रखा, आप उनसे भी पूछिए कि उन लोगों ने अपने परिवार के इतर कितने लोगों को आगे बढ़ाया। पूछिए ना। आज मैं नाम ले लेकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन मनोज काका को ये सवाल ज्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं सवाल लेकर आगे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि सवाल नंबर 2 और 3 के रुझान क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि क्या आनंद शर्मा की चिट्ठी सीधे राहुल की नीति और नेतृत्व को चुनौती है या उस पर सवाल है? क्या कह रहे हैं लोग? हाँ मानने वाले लोग कि हाँ, ये राहुल का नेतृत्व कमजोर है और उसको एक तरीके से चैलेंज है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 87% हैं। और बड़े नेता कांग्रेस में दरकिनार कर दिए गए हैं, ऐसा मानने वाले लोग 10% हैं। और आनंद शर्मा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, करीब 3% लोग हैं। ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरे सवाल का रुझान क्या है, जरा उसको भी देखते हैं एक बार। राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? और इस सवाल के जवाब में आप क्या कहते हैं? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? करीब 20,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक वोट किया है और उसमें से 42% लोग मानते हैं कि विकास पर मोदी को चैलेंज करना मुश्किल है, इसलिए वो जाति की बात करते हैं। और ऑप्शन बी, जो कि राहुल को देश के मुद्दों की समझ नहीं है, इसलिए वो जाति कर रहे हैं, ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या 21% है। और 36% लोग ऐसा मानते हैं, 36.5% लोग मानते हैं कि हिंदू एकता तोड़ना चाहते हैं राहुल, इसलिए वो जाति की बात कर रहे हैं, जाति का कार्ड चल रहे हैं। तहसीन पूनावाला, सवाल और उसके रुझान दोनों आपके सामने हैं। क्या राहुल, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल के पास कोई बेहतर अल्टरनेट एजेंडा नहीं है, कोई विकास का ऐसा एजेंडा नहीं है जिस पर कि देश को एकजुट किया जाए, देश के जनमानस को जोड़ा जाए? इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि यह सबसे आसान, पुराना, भले घिसा पीटा है, लेकिन कारगर तरीका है कि जाति राजनीति पर चले आओ। मैं आपकी इस बात को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी प्रश्नों पे गलती हुई है। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, भाजपा ने रोका, भाजपा ने उसमें एलिज किया, उसमें दोष लगाया कि उसमें गलतियां थी। ये भाजपा ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। उसके पहले आपके पास 10 बार मौके होंगे। सर सुन लीजिए मेरी बात। 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई और उसके बाद से इस देश में किसकी सरकार थी, किससे छिपी हुई है बात? करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस खराब है, गलत है, सब कुछ। जब कांग्रेस ने किया उसके बाद की बात करते, 2011 की बात करते। कांग्रेस ने किया 2011 में, भाजपा ने उसको रोका, भाजपा ने ये कहा कि उसमें गलतियां हुई है। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा कि जो भी नई सरकार आएगी हम इसको रिलीज करेंगे, 2018 में रिलीज करेंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस का, मैं टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं, आपके इंग्लिश चैनल को। क्या हुआ आज ये सरकार में? आज तक गलतियां नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? दूसरा आपका सवाल था कि क्या जाति के आधार पर दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद आपने कहा जरूर कोई पिछड़ा हो सकता है। क्या विकास नहीं, कि क्या विकास के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मोदी को चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए जाति की बात कर रहे हैं? सर मैं 2-3 चीज बोल दूं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है। आप ही के सवाल में था जरूर अगर कोई पिछड़ा हो, जरूर अगर कोई वंचित समाज से आता है उसकी मदद करनी चाहिए, आपके सवाल में था। तो कैसे पता चलेगा कोई पिछड़ा या वंचित समाज से आता है अगर कास्ट सेंसस नहीं हो? उसके बाद तीसरी बात, क्या आप जानते सर, दोबारा आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना, वर्तमान सरकार ने यानी मोदी सरकार ने स्टेट्स का अधिकार ले लिया था सर्वे करने का भी। स्टेट्स का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ले लिया था सर्वे करने का। जब सारे विपक्ष के स्टेट्स लड़े
उसके बाद दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और फिर स्टेट्स को अधिकार दिया, तब जाके कांग्रेस, तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने कास्ट सर्वे किया। आप कैसी बात कर रहे हैं तहसीन? आपकी 2015 में कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपने भी तो जातीय सर्वे कराया था, क्यों नहीं डेटा रिलीज किया था? क्यों नहीं डेटा रिलीज किया? करेक्ट, नहीं कराया क्योंकि उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया सर कि नहीं कर सकते। अब तो नहीं है ना, तो डेटा तो अभी फिर आपकी सरकार बन गई वहां, अभी तो फिर आपकी सरकार है, डेटा तो आपके पास पड़ा ही होगा, रिलीज करिए ना उसको। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद रिलीज होगा, सिद्धरामैया ने कह दिया ये बात, हो जाएगा और करना है। और एक चीज, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इसलिए चुनाव के लिए रोक रखा था आपने उसको, क्योंकि ताकि आप पूरे चुनाव में उसको मुद्दा बनाकर भुनाएंगे? नहीं सर, इनफैक्ट चुनाव के लिए नहीं रोका है, इसलिए नहीं किया ना पहले रिलीज। और इनफैक्ट सिद्धरामैया ने ये कहा कि उसके हिसाब से हम सबको इंसाफ देंगे, इस हद तक गए। अब मैं दोबारा से आपके शो पे एक सवाल पूछता हूँ, भाजपा को कहो जो कांग्रेस कर रहा है गलत कर रहा है, और वो नहीं करेंगे, और वो जो बीजेपी का कास्ट सेंसस है उसको कैंसिल करेंगे और कर्नाटका का कास्ट सेंसस। अच्छा, तो एक बात बताइए तहसीन, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये कहते थे कि ये जातीय राजनीति अच्छी चीज नहीं है, ये समाज में भेदभाव पैदा करती है, ये समाज को बांटने का काम है, तो क्या इंदिरा और राजीव गलत थे? अगर इंदिरा जी और राजीव जी जो इस देश के लिए शहीद हुए सही थे तो वर्तमान प्रधानमंत्री गलत है, और अगर वो गलत है तो वर्तमान प्रधानमंत्री सही है। चॉइस आपकी, आप चूज कर लीजिए। भाई नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप ऐसे गोलमोल, आप ये गोलमोल जवाब क्यों देते हैं? आपको मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके हिसाब से ये, अगर वो ऐसा कहते थे, आप कह रहे हैं कि नहीं जातीय राजनीति अगर ये जरूरी है, तो क्या उस समय इंदिरा और राजीव जब ये बोलते थे कि नहीं जातीय राजनीति गड़बड़ है, तो वो गलत थे ना? फिर तो ये आप कहेंगे ना? रंजीत भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को बहुत क्लैरिटी से, कास्ट सेंसस होकर रहेगा। भाजपा इसको कह दे आज आपके शो पे कि ये गलत है, मैं चैलेंज करता हूं, और यहां पर डिबेट खत्म हो गया। मैं मनोज भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये कह देंगे कि नहीं करा रहे, यहां पर डिबेट खत्म हो जाएगा। एक बार कह दे कांग्रेस और सपा गलत है, एक बार सिर्फ कह दे, सिर्फ एक बार। मैं सब कहने को तैयार हूं, राजीव जी गलत, इंदिरा जी गलत, नेहरू जी गलत, गांधी जी गलत, सिर्फ वोट से करे। चलो मैं ये भी कह रहा हूं, अब आप बताओ कि आप नहीं कर रहे कास्ट सेंसस, एक बार बोल देना भाजपा के नहीं। गुरु प्रकाश जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जरा मैं एक बार दिखाता हूं कि बिहार के लोग, जहां पर कि जातीय सर्वे हो चुका है, वहां तीसरे सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, इसके जवाब में लोग बिहार के, ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के आंकड़े हैं, तो उसमें लोग क्या कह रहे हैं? विकास के मुद्दे पर मोदी को चैलेंज करना मुश्किल है, ऐसा मानने वाले लोग 37% हैं, और राहुल को देश के मुद्दों की समझ नहीं है, 18-19% लोग मानते हैं, और हिंदू एकता को तोड़ना चाहते हैं, इसे 44% लोग मानते हैं। ये बिहार जहां पर कि जातीय सर्वे हो चुका है, वहां के लोगों की राय है। हाँ, अब गुरु प्रकाश जी जो अभी तहसीन बोल रहे थे, वो जो उनका आरोप है, जरा उसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना या कास्ट सेंसस आपके सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट के लिए एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। आपने किया क्या है, हमने क्या किया है पिछले 10 वर्षों में? हम बताना चाहते हैं आपको, जब एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई तो किसने दिया, मैं पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जाति से आते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। आज ऐतिहासिक तौर पे ओबीसी समाज का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसके सरकार में, मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज सर्वाधिक संख्या में सांसद, सर्वाधिक संख्या में विधायक, सर्वाधिक संख्या में पार्टी के अध्यक्ष, सर्वाधिक संख्या में उप मुख्यमंत्री। नहीं, वो सारी बातें सही है, वो आपकी सारी बातें सही है, लेकिन इस बात का जवाब अभी भी आप नहीं दे रहे हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्या है, आप लोगों का स्टैंड क्या है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं मनोज काका के पास एक बार जाऊंगा। मनोज काका, आप जो पार्टियां अभी आप पहले कह रहे थे कि जाति जनगणना जरूरी है और ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, मैं हैरान हो जाता हूं देखकर कि वैसी पार्टियां जो सिर्फ दिन भर सामाजिक न्याय की बात करती है, वो पारिवारिक न्याय से आगे ही नहीं बढ़ पाती। ये आयरनी कांग्रेस के साथ भी है और आपके साथ तो खैर नहीं। पारिवारिक न्याय तो सबसे अब आप सरकार पोषित दृष्टिकोण से न देखिए, कुछ थोड़ा सा समता के दृष्टिकोण से। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि आपको संविधान और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो निर्णय पढ़ना चाहिए कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप अपने चैनल और अपने संस्थान से कहेंगे
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि इस देश में पिछड़ेपन का अगर कोई आधार है तो वो जाति है। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वर्णवादी व्यवस्था में एक हरिजन के बच्चे, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। अगर जातियों की और सामाजिक न्याय की इतनी चिंता है तो परिवार से परे भी देकर, परिवार हित से परे भी जाकर देखना चाहिए ना मनोज काका। परिवार के हित से परे जाके भी तो देखना चाहिए ना, अगर जातियों की इतनी चिंता है तो। आप पूछो ना कि चिराग पासवान किसके बेटे हैं। पूछो ना चिराग पासवान किसके बेटे हैं। अब जब आपसे पूछा जाएगा तो उस सवाल को आप दूसरों की तरफ उछाल देंगे। आप उसका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब आप नहीं देंगे जो सवाल आपसे किया जाएगा। उस सवाल को पलट के आप दूसरों की तरफ उछाल देंगे। खत्म करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं तो कह तो रहा हूं कि जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो सच है वो नहीं सुन पाएंगे आप। अरे मुझे वो नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं? मुझे सुनने में क्या फर्क पड़ता है? मैं सुन भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है उस बात से मनोज काका आपके? लेकिन जो सवाल आपके ऊपर हैं, उस सवाल का जवाब अगर आप नहीं देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि सवाल खत्म हो जाएंगे। उससे भी पूछने का थोड़ा साहस करिए ना। जो नहीं, गवर्नमेंट है उससे भी पूछिए। बिल्कुल पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल पूछ लिया जाएगा। उसमें वो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल पूछ लिया जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप इस बात का जवाब नहीं देंगे, कि आप दिन भर सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन आप पारिवारिक न्याय से ऊपर नहीं बढ़ पाते। सारे हित परिवार को देखकर, सारे फैसले परिवार के हित को देखकर किए जाते हैं। अगर इतना ही भगवतिया देवी को जानते हैं, नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। को जानते हैं, नहीं जानते होंगे? भगवतिया देवी को आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, वो मेरी सांसद रह चुकी हैं। आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे मनोज काका, और मुझे मत सिखाइए कि मैं कितना जानता हूं और कितना नहीं जानता हूं। तो किस जाति ये जनाने के सवाल पे अगर अभी आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप फूलन देवी को जानते हैं? सबको जानते हैं और आपसे बेहतर जानते हैं। देवी को आपसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मुझे मत बताइए कि किसको जानता हूं नहीं जानता हूं। मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब देना चाहते हैं आप उस सवाल को उछालते रहिए, लेकिन उससे वो सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, वो सवाल बने रहेंगे आपके ऊपर। तो आप पूछ लो अनुराग ठाकुर। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। मैं जानता हूं इस पैनल में बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं इस कार्यक्रम में, मुझे पता है। और ये राजनीतिक पार्टियों की फितरत होती है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से सवाल चुनते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन जनता का जवाब दो टूक होता है। और देखिए चौथे और पांचवें सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग। कांग्रेस का जाति कार्ड इस चुनाव में कितना कारगर होगा, ये सवाल हमने किया था, और लोग क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का वोट इससे बढ़ेगा, ऐसा मानने वाले लोग 4.5% हैं। और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा 52%, 53% लोग मानते हैं, और कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ये 42%, 43% लोग मानते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। करीब 25,000 के आसपास लोगों ने वोट किया है अभी तक। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फटाफट वोट करते रहिए, मूड मीटर घुमाते रहिए। अब मैं बढ़ता हूं 5वें सवाल की तरफ, और 5वें सवाल का जवाब क्या है जरा देखिए। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, राहुल का यह बयान कितना सही है? आज उन्होंने कहा था, आज ही उन्होंने बयान दिया है। इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं है, ऐसा करीब 50% लोग मानते हैं, और आरोपों से अपनी नाकामी छिपा रहे हैं राहुल, ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद करीब 35%, 35.5% है। और पहले कांग्रेस के अंदर का लोकतंत्र देखें राहुल, ऐसा मानने वाले करीब 15% लोग हैं। आज वक्त इतना ही था मूड मीटर में। फटाफट अब जल्दी से बता देते हैं कि आज के लकी वोटर कौन कौन हैं जिनको कि आज इनाम मिलेगा। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर किसी मुद्दे पर मिलेंगे। जरा देखते हैं कि आज के लकी वोटर कौन कौन हैं। नंदिता हैं जम्मू कश्मीर से 5501 इनका मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। संतोष उत्तर प्रदेश से हैं 1235 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट। अब अगला दिखा दीजिए 2 और जो हैं। नाथूलाल राजस्थान 7011 और सुमन मध्य प्रदेश 8946 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है।